नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। और देखिए, इस वक्त आपके स्क्रीन पर आएंगे विजुअल्स ग्लोबल वेल्थ समिट में सेबी चीफ पहुंचे हैं। हमारे नए सेबी चीफ तुहिन पांडे जी, उनके विजुअल्स आप इस वक्त देख सकते हैं। हाथ में बुके लिए, चेहरे पे एक मुस्कान। ग्लोबल वेल्थ समिट में सेबी चीफ तुहिन कांता पांडे जी मौजूद है। इस बार आपको याद ही होगा कि अभी हाल में नए सेबी प्रमुख ने कार्यभार संभाला है और चेयरमैन बनने के बाद पहला मीडिया इवेंट है इनका, जो हम कवर कर रहे हैं इस वक्त। और जैसे कि आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, नई सेबी चीफ तुहिन कांता पांडे जी चलते हुए आगे। बाद ये पहली बार सेबी चीफ बने हैं। इनके हाथों में कार्यभार होगा सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस का, और पहला मीडिया इवेंट है इनका, तो काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब होंगे। और कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर। मनी कंट्रोल ग्लोबल वेल्थ समिट में आए हैं ये पहली बार। तो आप देख रहे थे विजुअल्स नए सेबी चीफ तुहिन कांता पांडे की पहला इवेंट उनका इस बार नई सेबी चीफ बनने के बाद मनी कंट्रोल इवेंट में थे वो। कोई भी अपडेट आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण कुमार मंत्री जी, जतिन गेड़िया जी, वहीं ओशो कृष्ण जी। एक बार उनके रिटर्न कार्ड पर नजर डालते हैं, फिर सीधे सीधे पिक्स लेंगे। क्या स्थिति अभी बनने दिख रही है, और साथ ही कौन से अभी हमारे खिलाड़ी लीड ले रहे हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, आखिरी कारोबारी सत्र इस हफ्ते का, तो लीड में है अरुण कुमार मंत्री जी। इनका पोर्टफोलियो 18% से ज़्यादा का रिटर्न देता हुआ दूसरे पायदान पर। इनफैक्ट देखिए आप, तो ओशो जी और जतिन जी में रस्साकसी देखने को मिल रही है। दूसरे पायदान पर अभी ओशो जो देख रहे हैं 10.50% का इनका पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है। वही तीसरे पायदान पर जतिन जी हैं 10.10% का पोर्टफोलियो इनका रिटर्न देता हुआ। चलिए अरुण जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए आप? गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। पहले तो वुमेन्स डे की आपको एडवांस की शुभकामनाएं, और सभी पूरी सीएनबीसी आवाज की टीम को और सभी दर्शकों को इससे शुभकामनाएं। सेकेंडली श्रेया जी, मुझे लग रहा है मार्केट में ऊपर की लेवल्स पे आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या फिर हो सकता है वीकेंड के पहले थोड़े पोजीशंस आपको कम होते हुए नजर आए। इससे स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा बेटर है। तो मैचडॉक में मुझे लग रहा है डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। 2300 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, तो इसको छोटे स्टॉप लॉस से आप बाई करें। 2240 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है 2410 2420 तक जा सकता है, क्योंकि एक ही दिन का खेल है। आज का ही इसमें एक रुझान रहेगा, तो इसलिए मुझे लग रहा है इंट्राडे में 2 से 3% की मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। मजगांव डॉग शिप, देखिए तेजी तो देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो ये बाई कॉल की साइड अरुण जी की तरफ से आती हुई 2420 का आपको रखना है टारगेट, वही 2240 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। जतिन जी गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपकी पिक क्या है आज के लिए? तो देखिए, हमें लगता है कि फर्टिलाइजर एंड केमिकल स्पेस में आज अच्छा खासा रुझान है फिर से। तो हम जो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहेंगे वो फैक्ट में रहेगा। तो फैक्ट में हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है एक ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने मिल सकता है। तो 660 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की सलाह रहेगी, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 738 के। तो फैक्ट लॉन्ग करके चलने की सलाह रहेगी। फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स में अच्छी तेजी, फैक्ट उसी सेक्टर का एक स्टॉक जिसमें आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, बाइंग की साइड है। और 738 आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है 660 का। ठीक है, ओशो जी गुड मॉर्निंग, आप बताइए आपने क्या पिक किया है भारतीय बाजार के मूड माहौल को देखते हुए? वेरी गुड मॉर्निंग। सी ओवरऑल मार्केट मुझे भी लगता है कि हायर लेवल्स पे पहुंच चुका है, तो थोड़ा रजिस्ट कर सकता है वीकेंड को। बट यहाँ पे एक ही बाय का रिकमेंडेशन है आज मेरा, सोना कॉम। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दिया है, पिछले 2 दिन में ब्रेकआउट को सस्टेन किया है। तो सोना कॉम्स में करंट लेवल्स पे बाय की रिकमेंडेशन है। 515 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है इस काउंटर पे, एंड मुझे लगता है कि काउंटर नियरली 565 से 570 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है।
कुल सोना कॉम में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। बाई साइड की ट्रेड ओशो जी की तरफ से आते हुए आपको 570 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 515 का आपको स्टॉप लॉस, 515 या 520? ओशो जी 520 बोला था कि 515 का स्टॉप लॉस। 515 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है फिलहाल। लगे हाथ दूसरा स्टॉक भी बता दीजिए आप। एक ही बाय का रिकमेंडेशन है अभी के लिए, अगर कुछ और दिखाई देता है तो बिल्कुल मैं सजेस्ट करूँ। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार ओशो जी की तरफ से आता हुआ। जितिन जी आप बताइए दूसरी पिक, आप बताएंगे? यस, मैं दूसरी पिक बताऊंगा। जो दूसरी पिक होगी वो अडानी पावर में होगी। तो अडानी पावर में हमने देखा है कि एक शार्प रन अप के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। हमें लगता है कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है और एक नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट कर सकता है। तो 498 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। और ऊपर में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 555 के, यानी 555 555 के टारगेट्स के साथ लॉन्ग करेंगे। अडानी पावर बैंक की ट्रेड इस तरफ भी आती हुई और 555 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। 507 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। 498 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अरुण जी आप बताइए आपने क्या पिक किया है दूसरे पिक के लिए? देखिए अगर शहरी स्टॉक्स तो काफी है, पर चूंकि गेम शो के हिसाब से मैं थोड़ा डिफेंसिव जाना चाहूंगा। दो रिकमेंडेशन जरूर मेरे रेड पे है। अगर कोई दूसरी रिकमेंडेशन क्लोज होती है तो उसको जरूर इनिशिएट करूँ। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार अरुण जी की तरफ से भी आता हुआ। मार्केट का जैसा मूड माहौल देखने को मिल रहा है और ध्यान रखिएगा खिलाड़ी नंबर 1 के इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सेशन भी है। तो चलिए इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। Gentlemen, I am delighted to be here today amongst this august gathering to share my views in this global wealth summit organized by Money Control and CNBC. Our aspiration for a Viksit Bharat, a developed India by the year 2047 inspires us to march forward resolutely, propelled by 3 Ds: democracy, demography, and demand. India has exhibited resilience as well as strong growth momentum over the years as we face global headwinds in terms of geo-economic fragmentation, tariff issues, and elevated uncertainties. We need to build upon our resilience and strength to sustain our growth. A high level of sustained growth, low current account deficit, low external public debt, healthy bank balance sheets, fiscal consolidation roadmap, continuing government push on government capex and infrastructure, and forex reserve buffer are some key pillars of support for India's resilience against exogenous shocks. As per IMF estimates, overall economic growth in emerging markets and developing economies is projected at 4.2% in 2025, while India is estimated to grow at 6.5% in FY 24-25, indicating a strong growth outlook for the country among the peers. Indeed, many forecasts envisage that India will have a sustained growth of 6.5% over at least till the end of the decade, although we would like to accelerate it much faster in order to achieve the Viksit Bharat goal. In her budget speech on 1st of February 2025, Honorable Finance Minister has outlined government's vision, strategy and action plan, focusing on 4 engines: agriculture, MSME, investment and exports. She also underlined major reforms in 6 domains: taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Let me just now come to the role of the security markets in economic growth. We are all aware over the years, Indian securities market has played a crucial role in channelizing savings into the productive investments, thereby fueling economic growth. Indeed, raising the savings and investment ratio has been one of the very important goals in the economic planning that we have. It's always provided a platform for businesses to raise capital efficiently through equity and debt markets, reducing pressure on traditional banking channels. And it has facilitated corporate expansion, promoted entrepreneurship, and contributed to overall economic development in the country.
And let's see some data points. As of March 2020, there were 49 million unique investors in the SEBI ecosystem, which is now 136 million. Investors in mutual funds have risen 2.4 times in 5 years to 53 million from 22 million. Inflows into risk-oriented mutual funds during current year, which is April-March till January, are of the order of 5.3 trillion rupees. Over the last 10 years, Indian companies have raised, on an average, 2.2 trillion rupees per year through equity issuance in the securities market. The current fiscal year so far, April-Jan, has seen a record equity issuance of 4 trillion rupees, twice the capital raising of 2 trillion rupees witnessed in the entire previous year, FY 23-24. These are some of the key points. I think there are many. This access to funding through the capital market drives expansion, enhances productivity, fosters innovation, all of which contributed to economic growth. We need long-term capital through both equity and debt issuances as a source of stable funding, fostering sustainable economic growth. And new products like REITs, InvITs, and municipal bonds have huge potential to boost infrastructure development in the country. These products not only provide a diversified source of funding, but also reduce reliance on traditional sources of capital. Let me just come to some of the roles that SEBI is playing. Of course, in case of regulations, SEBI has provided the regulatory structure for REITs, InvITs, and municipal bonds. Some of the new innovations. Over the years, SEBI has taken measures to promote developments of securities market, which is actually as one of our mandates. Reduce risk in the system through effective regulation and protect the interest of the investors, and underline protecting the interest of the investors. Broadly, the reforms are aimed at enhancing efficiency, transparency, and robustness of the security markets, and we have used technology in a big way. Entire marketing infrastructure, securities market infrastructure, we have been bringing in technology and to facilitate things which we earlier couldn't even imagine. Old reforms need not be big bang. Many a time, small reforms cumulatively are more effective. Going forward, SEBI will use a right mix to both to achieve the objective. Indian capital market has witnessed a surge in individual and domestic institutional investor participation. Ease of investing through digital platforms have significantly boosted retail investor engagement. You saw one live demonstration by Mr. Vaidyanathan. I think there is enormous work which has been done by the industry in bringing in, these apps which can facilitate so easily making of investments. But then I think it also adds a lot of responsibility on us as well as the market players. Now, increasing participation by domestic institutional investors, including mutual funds and pension funds, has resulted in greater domestic ownership and made Indian markets more resilient. You may have noticed, there has been FPIs have there, because FPIs may react to global events and come in and out. Nevertheless, I think domestic institutional investors have stably filled up the gap in many ways. Not to say that FPIs are not important, and I'll come to a little later of what we need to do with respect of FPI flows. To foster financial inclusion and provide access to security market products and services to wider sections of the society, we are committed to facilitate market innovations and development of new products and processes, low-value mutual fund SIP, small and medium REITs, which we call SM REITs, and specialized investment funds, SIFs, are testimony to the same.
As we intend to grow in the speed that we are aspiring, we need to have both domestic and foreign capital to support the growth momentum. With strong economic fundamentals and favorable demographics, India is a bright spot for long-term investments. The country has attracted global investments across equities, debt, and private equity spaces over the years. The presence of such long-term foreign capital would further support infrastructure growth, innovation, and entrepreneurship in India. We at SEBI are conscious about the need to create conducive environment to attract foreign capital. We will be happy to engage with FPI and AIF industry participants to address their difficulties and further rationalize regulations to promote ease of operation. Trust and transparency are the pillars of a healthy capital market. For sustainable capital market growth, maintaining trust and transparency in the financial ecosystem is paramount. A well-regulated market instills confidence among investors, ensuring fair and efficient capital allocation. Regulatory bodies, market participants, and corporates must uphold the highest standards of governance, disclosures, and ethical practices. Enhanced transparency in regulatory action, corporate reporting, and market operations will further strengthen the trust of both domestic and global investors in India's financial markets. And I think the trust and transparency extends to SEBI itself. We need to not only create trust of all stakeholders in us, but we also need to maintain that trust. And to that extent, I think we need to be more transparent, including on various other measures, including, for example, on the conflict of interest of the board and so on. And we will be coming forward with our own plan to further transparently, reveal these conflict of interest, etc., to the public. Ease of doing business in capital market is applicable in all the three touch points: point of entry, point of transacting, and point of exit. Capital market is a dynamic space, so change is imminent, but we will certainly not be looking for maximum regulation, but for optimum regulation. If some statutes are redundant and outdated over the years and not serving any purpose, we are happy to review the same and change them. We are open to ideas on this. Laws and regulations are better enforced through voluntary compliance. I am looking forward to engage with all stakeholders to discuss what more measures need to be taken to encourage voluntary compliance. I mentioned when I joined 4 T's: trust and transparency, teamwork and technology. And when I say teamwork includes the teamwork within SEBI. It also includes teamwork with various participants, investor bodies, the market participants, the market infrastructure institutions. And together we can actually create a further conducive ecosystem. We have come this far. We have to think of next 25 years. We have to think of how 2047 will look like, how we can move together. We have to bring in technology. As I said, technology is always a changing thing. Use the technology to do things better, to more transparent, and give the integrity to the market institution of an order which we should be all proud. But for that, we need teamwork. We need, everyone to come together to do that. So teamwork is more than what is inside. It's also outside. SEBI plus others. Same is true with technology. The market is not a straight path. In order to ensure that investors are not lost in labyrinth, investor awareness and education is very crucial. An informed investor is self-protected. SEBI's effort in the days ahead is to create awareness among both existing and prospective investors. The question is,
how do we create awareness? And that is where we need to explore different models of creating awareness across this big country. As said, we may have 400 million PAN-linked Aadhaar accounts. We're still there talking about 135 million of accounts who are trading. We have very slowly we will ramp up to that number, and accordingly we must also plan that how the people are also aware of the risks, how the people are able to do the wealth management in a manner which suits them, how they allocate their own capital portfolio, which also de-risk them when they have to, and take whatever necessary in terms of allocation between the debt and the equity in a manner which suits them. As Charles Dickens said in A Tale of Two Cities, it was the best of the times and it was the worst of the times. There will be difficulties, ups and downs, but India's economic and capital market growth is a strong trajectory backed by policy support, structural reforms, and rising investor participation. With a thriving securities market playing a pivotal role in economic acceleration, India is well positioned to remain a global investment hub and a key driver of the 21st century economy. Thank you for your attention. Jai Hind. Thanks for that, Mr. Pandey. Now, amid rising geopolitical tensions and growing concerns over the strength of the dollar, gold is experiencing a dramatic resurgence. As India's second most owned asset class, gold has delivered a significant wealth effect for Indians. But how sustainable is this rise? Let's find out with Manisha Gupta from CNBC TV 18. तो अभी आप सुन रहे थे सेबी चीफ, नई सेबी चीफ इनफैक्ट तुहिन कांता पांडे को मनी कंट्रोल के ग्लोबल वेल्थ समिट से बहुत सारी बातें कही उन्होंने भारत के ग्रोथ को लेकर और सभी रूल्स और रेगुलेशंस को लेकर, इन्वेस्टर्स के हित को लेकर और रिस्क एपेटाइट को लेकर। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।